कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अणु सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, और इन सूत्रों को हम कैसे प्रतिशत संगठन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इन कुछ 3-4 टॉपिकों को हमें इसमें डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अणु सूत्र की। बच्चों देखो, अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र देखिए, मान लीजिए हमसे कहा जाए पानी का फॉर्मूला, पानी को हम क्या कहते हैं, H2O। ये क्या है, पानी का अणु सूत्र है। हमसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन क्या लिखते हैं, CO2। ये इसका अणु सूत्र है। हमसे पूछा जाए नमक का सूत्र क्या है, तो नमक के लिए क्या लिखते हैं हम, NaCl। हमसे पूछा जाए ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो हम लिखते हैं C6H12O6, है ना। हमसे पूछा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो हम लिखते हैं H2SO4। ठीक है ना। ये जो हमने समूह लिखा है, परमाणुओं का समूह जो हमने लिखा है, जो किसी एक विशिष्ट यौगिक की व्याख्या करता है, उसे ही हम अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। यह हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी अणु का वह सूत्र जिसमें उपस्थित तत्वों की वास्तविक संख्या पता चले। H2 से हमें क्या पता चल रहा है कि पानी के एक अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। ऐसे ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु कार्बन हैं, 12 परमाणु हाइड्रोजन हैं और 6 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। ठीक है ना। तो अणुसूत्र क्या हो गया, अणुसूत्र का मतलब हो गया किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की संख्या का बोध कराए, अणुसूत्र कहलाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3, यानी 2 सोडियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट का मतलब होता है CuSO4, यानी 1 Cu 1 S और 4 ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 1 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रिक अम्ल 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। समझ में आ गई चीज़। ठीक है ना। अब बात यह है कि अणुसूत्र हमें समझ में तो आ गया ये होता है, पर अणुसूत्र हम बनाएं कैसे, लिखें कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हमने 10th में भी देखा है कि हम अणुसूत्र या किसी भी यौगिक का सूत्र बनाते हैं तो हमें पता है कि किसी यौगिक में ज़्यादातर 2 प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है ना। तो उन धनायन और ऋणायनों की संयोजकताओं को वज्रगुणन करके हम सूत्र ज्ञात करते हैं। कैसे देखते हैं, देखो किसी भी यौगिक में मुख्य रूप से धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन जिनको हम क्षारीय मूलक भी कहते हैं, धनावेशित होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, सरल और संगुणित। ज़्यादातर धनायन सरल होते हैं। ठीक है, कुछ संगुणित भी हो सकते हैं। सरल का मतलब हुआ कि किसी भी धातु के ऊपर उस पर धनावेश आ गया, जैसे सोडियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन पर 2 धनावेश है, एल्यूमिन पर 3 धनावेश है, पोटेशियम पर 1 धनावेश है, Cu पर 2 धनावेश है, Ca पर 2 धनावेश है, Zn पर 2 धनावेश है, Pt पर 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है ना। संगुणित का मतलब उसमें 1 परमाणु नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक परमाणु। इनमें तो देखो एक ही परमाणु था, सब में एक धातु परमाणु उपस्थित है। यहाँ 5 परमाणु उपस्थित हैं एक ही में, 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। तो 5 परमाणु हो गए जिन पर 1 धनावेश उपस्थित है। ठीक है ना। ये हो गए 2 प्रकार के धनायन। अब हम बात करते हैं ऋणायन। ऋणायन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल ऋणायन जिनका अनुलग्न होता है आइड, और 2 प्रकार के संगुणित ऋणायन होते हैं, और ये संगुणित ऋणायन अधिकांशतः ऑक्सो ऋणायन होते हैं जिनका अनुलग्न होता है आइट या एट। ठीक है ना। देखो इसको समझें आप, क्या है ये चीज़। सरल ऋणायन का मतलब क्या है, सरल ऋणायन का मतलब है जब किसी भी एक परमाणु, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे क्लोरीन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे सल्फर है, कोई भी है, किसी भी एक परमाणु पर यदि ऋणावेश उपस्थित है, ऋणावेश की मात्रा सब पर अलग अलग भी हो सकती है, जैसे हाइड्रोजन पर 1 ऋणावेश होता है, Cl पर 1 ऋणावेश होता है, ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश होता है, कार्बन पर 4 ऋणावेश होता है, नाइट्रोजन पर 3 ऋणावेश होता है, सल्फर पर 2 ऋणावेश होता है। ठीक है ना। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु पर, ठीक है ना, फास्फोरस पर हम देखें तो 3 ऋणावेश हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ जब एक ही परमाणु पर कोई ऋणावेश उपस्थित है तो उसके नाम के अंत में हम आइड लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्राइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, फास्फाइड। ठीक है ना। या कभी कभी जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ अगर हमने एक ऑक्सीजन था, इसके साथ एक H+ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, OH। इस पर 1 ऋणावेश कम हो गया क्योंकि एक धनावेश ने 1 ऋणावेश को कैंसिल कर दिया। इसको हम कहेंगे इसमें दो चीज़ें हो गई। कौन कौन सी चीज़ें हो गई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 चीज़ें हो गई। ठीक है। तो दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे हम, हाइड्रोक्साइड, आइड लगा दिया।
ठीक है ना, क्योंकि ऋणावेश किस पर आ रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कौन से ऋणायन हो गए, सरल प्रकार के ऋणायन जिनमें अंत में आइड लगाते हैं। जैसे देखिए ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, फास्फाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, कार्बाइड, ये हाइड्रोक्साइड और ये साइनाइड। ठीक है ना, उसके बाद दो प्रकार के ऋणायन होते हैं, आइट और एट लगता है जिनके सामने। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर अभी हमने देखा कितना ऋणावेश है, इसके ऊपर 3 ऋणावेश है। ठीक है, अगर इसके पास ऋणावेश है तब तो ये आइड के रूप में बना लेता है, लेकिन अगर ये धनावेश के रूप में बनाए तो इसके साथ कोई ऋणावेश चीज आगे आके जुड़ेगी। ठीक है ना, जो भी अधातु तत्व होते हैं, अधातु तत्वों के साथ या धातु तत्वों के साथ, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है तो वो ऋणायन के रूप में काम करती है, और वो धातु तत्व या अगर कोई अधातु है वो धनायन के रूप में काम करती है। ठीक है ना, जैसे देखो NO2 माइनस या NO3 माइनस। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना यानी अधिकतम इसकी इस पर आवेश कितना हो सकता है, अगर हम इसके 5 इलेक्ट्रॉनों को त्यागें तो अधिकतम हो सकता है +5, और इससे अगर हम कम करें तो 2 कम होकर ये हो सकता है +3। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन पर मान लीजिए +3 आवेश है, तो अब इस पर इसके साथ हमें इतनी ऑक्सीजन जोड़नी है कि इसका धनावेश तो नष्ट हो जाए और ऋणावेश बच जाए। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा NO+, है ना, 2 - 2 से तो +2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस बच गया। फिर अगर इसके साथ हम एक ऑक्सीजन और जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा NO2-, क्योंकि 4 तो ऋणावेश हो गया और 3 यहाँ धनावेश है, 1 ऋणावेश बच गया। ठीक है ना, अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो तो हम इसके साथ में पहले एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं, 3 धनावेश बच गया, एक और ऑक्सीजन जोड़ दी, 1 धनावेश बच गया, एक और ऑक्सीजन जोड़ दी, अब 1 ऋणावेश बच गया, तो ये क्या बन गया NO3-। ठीक है ना, तो यहाँ देखो ये तो थी इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इससे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था इसकी संभव नहीं है। ठीक है ना, और ये थी इसकी इससे निम्न वाली ऑक्सीकरण अवस्था जो ज़्यादा स्थायी है। ठीक है ना, तो जब धातु या अधातुओं के साथ ऑक्सीजन के जो ऋणायन बनते हैं उनमें वो धातु या धातु उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उनके अंत में लगाते हैं हम 8। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के साथ ये 8 लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है ना, और जब उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था से 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो उनके अंत में हम लगा देते हैं आइट। जैसे ही नाइट्रोजन के साथ आइट लग गया तो ये क्या बन गया, नाइट्राइट। ठीक है ना, तो ये नाइट्राइट, ये नाइट्रेट। बिल्कुल उसी तरीके से SO3-2 और SO4-2, देखो इनमें 1 ऑक्सीजन का अंतर था ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन थी या 3 ऑक्सीजन थी, ऐसे यहाँ ये 3 ऑक्सीजन है और यहाँ ये 4 ऑक्सीजन है, तो ये उच्च ऑक्सीजन अवस्था हो गई। तो इसको तो हम कहेंगे सल्फेट, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सल्फाइट। और केवल S-2 होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सल्फाइड। ठीक है ना, केवल सल्फर है तो सल्फाइड, 3 ऑक्सीजन जोड़ दी तो सल्फाइट, और 4 ऑक्सीजन जोड़ दी तो सल्फेट। ठीक है, इसी तरह से देखो P-3 लिखा तो इसको हम कहते हैं फास्फाइड, आइड लगाया है केवल फास्फोरस पर ना इसलिए। फिर अगर हम PO3-3 लिखते हैं तो इसको कहते हैं हम फास्फाइट। ठीक है ना, और अगर PO4-3 लिख देते हैं तो इसको कहते हैं हम फॉस्फेट। ठीक है, 8 आइट और आइड, समझ में आ गई ना चीज़। ये केवल ऑक्सीकरण अवस्था का अंतर है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो 8 लगता है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो आइट लगता है, और यहाँ अकेला तत्व उपस्थित होता है तो केवल आइड लगता है। ठीक है ना, समझ में आ गए बच्चों। तो देखो यहाँ आइट वाले NO2- यानी कि नाइट्राइट, SO3-2 यानी कि सल्फाइट, PO3-3 यानी कि फास्फाइट, ASO3-3 यानी कि आर्सेनाइट। ठीक है ना, अब ये देखो 8 में आते हैं अपन, SO4-2 सल्फेट, NO3- नाइट्रेट, CH3CO- एसीटेट, C2O4-2 ऑक्जेलेट, PO4-3 ये PO3-3 था। ठीक है ना, फॉस्फेट। ठीक है, ASO4-3 यहाँ O4 हो गया, और से नेट, ये और से नाइट था, BO3-3 बोरेट, CrO4-2 क्रोमेट,
Cr2O7-2, इसमें 2 क्रोमियम आ गए ना, तो इसको कहते हैं डाइक्रोमेट। HCO3-, ठीक है, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। CO3-2 कार्बोनेट। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम धनायन और ऋणायनों के आवेशों का ज्ञान जरूरी है बच्चों, नाम और उन पर कितना आवेश होता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें अगर हम पता है तो फिर हम क्या करते हैं, धनायन लेते हैं और एक तरफ हम ऋणायन लिखते हैं, ठीक है ना। उन पर यहाँ जो भी आवेश होते हैं उन आवेशों का वज्र गुणन कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसे। देखो, धनायन पर जो आवेश होगा वो ऋणायन के नीचे आ जाएगा, और जो ऋणायन पर आवेश होगा वो धनायन के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, जैसे मैंने लिखा NH4+ और CO3-, इस पर कितना आवेश है, प्लस, इस पर कितना आवेश है, -2। तो इनकी हम संख्याओं को वज्रगुणन करते हैं तो सूत्र क्या बन जाएगा, NH4 के नीचे 2 आएगा तो इसको होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये C2O4 ऐसे कैसे आ जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, अमोनियम ऑक्जेलेट। इसी तरीके से यहाँ देखो, अमोनियम NH4+ पर एक आवेश है, इसको अमोनियम कहते हैं बच्चों। और ये कार्बोनेट, इस पर कितना है, -2 आवेश है, इसका गुणा अमोनियम से हो जाएगा, इसका गुणा ऐसे हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 का गुणा इससे हो गया, और CO3, इस पर 1 का गुणा हुआ, ऐसे कैसे, इसको कहते हैं हम अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये एल्यूमिनियम पर +3 आवेश है और OH पर -1 आवेश है, तो इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो एल्यूमिनियम के नीचे तो कुछ नहीं लगाना क्योंकि एक ही है, और OH याद रखना है, OH पूरा लिखना है। अगर हमने लिख दिया ना ऐसे AOL OH3 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे OH से मल्टीप्लाई करना है, हमें इसे कहते हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखें, सोडियम पर भी एक आवेश है और OH पर भी एक आवेश है, तो इसको फॉर्मूला बन गया NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखें, यहाँ भी दोनों पर एक एक ही आवेश हैं, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट, यानी कि इसको पहले हम ऐसे लिखते हैं CH3COONA। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ भी इस पर दोनों पर समान आवेश है, तो हमारे हिसाब से सूत्र बनना चाहिए Mg2O2। लेकिन ये सरल अनुपात जब होता है, तो अगर ये सरल अनुपात समान होता है तो एक दूसरे से कट जाते हैं, तो इसका सूत्र बन जाएगा MgO, ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखें, Cu+2 और SO4-2 दोनों पर समान आवेश है, दोनों पर समान आवेश कट जाएगा तो सूत्र रह जाएगा CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट। यहाँ देखें, पोटेशियम पर +1 आवेश है, इसका गुणा यहाँ, डाइक्रोमेट पर -2 आवेश है, इसका गुणा यहाँ, फॉर्मूला बनेगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्लोरीन NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन सॉल्टियन नमक भी कहते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, कैल्शियम पर देखिए +2 आवेश, कार्बोनेट पर भी +2 आवेश, दोनों -2, दोनों का आवेश बराबर है, कट जाएगा, फॉर्मूला बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ देखते हैं, जिंक पर 2 आवेश है, ऑक्सीजन पर -1 आवेश है, सूत्र बन जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि इसका गुणा यहाँ होगा ना, ठीक है ना। यहाँ देखें, देखो जहाँ भी समान आवेश आएगा ना बच्चों, एक बार में आप कर दो, यहाँ +2 आवेश है, यहाँ -2 आवेश है, कट गया, क्या फॉर्मूला बन गया, FeS, फेरस सल्फाइड, ठीक है ना। और देखते हैं, देखिए H+ और SO4-2, 2 का गुणा यहाँ होगा, 1 का गुणा यहाँ होगा, सूत्र H2, 2 यहाँ आ गया ना, SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ देखो, दोनों पर समान आवेश, कैंसिल्ड आउट, क्या आ गया सूत्र, AgCl। यहाँ दोनों पर समान आवेश, कैंसिल्ड आउट, क्या सूत्र आ गया, HNO3, ठीक है ना। इस तरीके से हम अणुसूत्र प्राप्त करते हैं। अब अणुसूत्र के बाद अब हम बात करेंगे इनके मूलानुपाती सूत्र की और प्रतिशत संघटन की। अब देखो, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। अणुसूत्र में तो मैंने आपको बताया था, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या का बोध कराए। यहाँ पर क्या था, तत्वों की संख्या, ठीक है। लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है जो उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या की सरल अनुपात को दर्शाए, संख्या नहीं को दर्शाए नहीं, बल्कि सरल अनुपात को दर्शाए, उसे ही हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। और ये बात याद रखनी है बच्चों कि एक ही यौगिक का अणुसूत्र तो समान होता है, एक ही होता है, लेकिन एक मूलानुपाती सूत्र कई अणुओं का हो सकता है। देखो, इसको उदाहरण से समझते हैं हम। यहाँ हमने लिखा हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका अणुसूत्र होता है H2O2, यानी कि इसके अणु में 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ही ऑक्सीजन हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसमें H और O दोनों का अनुपात कितना कितना है, H/O, 2:2 है। सरल अनुपात करेंगे तो 1:1 हो गया, तो 1:1 हो गया, तो इसका अनुपात के आधार पर सूत्र क्या मिल रहा है हमें, HO, तो ये बन गया इसका मूलानुपाती
सूत्र, ठीक है ना। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया HO। ऐसी एसिटिक अम्ल, इसका अणुसूत्र क्या होता है CH3COOH, ठीक है ना। इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो देखो C/H/O, इसका हम निकालें तो इसमें कितनी कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है, 2, ठीक है। इसका सरल अनुपात किया तो कितना आ गया, 1:2:1, ठीक है ना। तो इस अनुपात के आधार पर हम इसका सूत्र निकालें तो 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया CH2O, ये हो गया इसका CH2O, ठीक है ना। ऐसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना। इसमें हम कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात लिखें तो क्या है 6:12:6। सरल अनुपात निकालें तो ये 1:2:1 आ गया। तो इसका भी मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा CH2। अणुसूत्र अलग है, देखो दोनों का अणुसूत्र अलग है, ये CH3COH था, ये C6H12O6 था, लेकिन दोनों का मूलानुपाती सूत्र समान है CH2O। अगला अणु देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, तो HCHO का मूलानुपाती सूत्र भी मिलता है CH2O। तो यहाँ देखो ये 3 यौगिक हैं जिनका मैंने मूलानुपाती सूत्र समान लिखा है, लेकिन अणुसूत्र सबका अलग अलग है, ठीक है ना। इसी प्रकार बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है इसमें, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन है 6:6। सरल अनुपात किया तो क्या आ गया 1:1, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया CH, ठीक है ना। अब यहाँ हमने देखो यहाँ चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जब हमने ये निकाला था मूलानुपाती सूत्र निकाला था, तो यहाँ देखो ये था 2 4 2। अगर ये जो मूलानुपाती सूत्र है इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ, है ना, इस अनुपात को 2 से गुणा कर दूं तो मुझे यही सूत्र मिल जाएगा। 2 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ CH2O गुणा 2, ये क्या बन गया C2H4O2, यानी 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि CH3COOH। आगे ऐसे ही C6H6 का मूलानुपाती सूत्र क्या बनाया मैंने CH, इसको अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो ये क्या आ जाएगा वापस C6H6, ठीक है ना। ऐसे ही अगर HO, मैंने ये मूलानुपाती सूत्र निकाला था, इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा हमको H2O2, ठीक है। यानी मूलानुपाती सूत्र को अगर हमें अणुसूत्र में बदलना है तो हमें एक विशेष गुणांक से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। या हम ये कहें कि अणुसूत्र हमें कैसे प्राप्त होगा कि मूलानुपाती सूत्र को हम किसी एक गुणांक से गुणा कर दें, तो ये गुणांक होता है N। तो अणुसूत्र बराबर क्या हो गया N गुणा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। N कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, 1 से लेकर आगे कुछ भी तक, ठीक है ना। तो अब अभी N की वैल्यू कैसे निकालें, तो N की वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि यहाँ हमें जो अणुसूत्र दे रखा है उसका अणुभार निकालें, फिर जो मूलानुपाती सूत्र दे रखा है उसका अणुभार निकालें, अणुसूत्र को मूलानुपाती सूत्र के भार से भाग लगा दो, N आ जाएगा, ठीक है ना। तो N बराबर क्या हो गया अणुभार बराबर N बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। समझ में आ गया। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। H2O2 है, H2O2 का अणुभार कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, यानी कितना हो गया 34, ठीक है ना। ये हो गया इसका अणुभार। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आया था HO में 1 हाइड्रोजन है यानी 1, ऑक्सीजन 1 ही है यानी इसका 16, कितना आ गया 17। तो 34 को मैं 17 से डिवाइड कर दूं तो क्या संख्या आ गई 2। तो अगर HO को मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे इसका अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ देखो C6H6 है अणुसूत्र बेंजीन का, इसका अणुभार होता है 78, 12 6 72, 72 और 6 78, ठीक है। और CH का कितना आएगा 12 और 1 13, है ना। अगर मैं 13 का भाग लगा दूं 78 में तो हमें एक संख्या मिल गई 6, यानी CH को अगर 6 से गुणा कर दिया जाए तो हमें इसका अणुसूत्र ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़। तो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध क्या है कि अणुसूत्र बराबर होता है N गुणा मूलानुपाती सूत्र। N कोई भी पूर्णांक संख्या होती है और इस N का मान हम ज्ञात कर सकते हैं उस अणुसूत्र के भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार से। समझ में आ गई चीज़ बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद अगला चीज़ अपन बात करते हैं प्रतिशत संगठन। देखो प्रतिशत संगठन क्या होता है, पहले प्रतिशत संगठन का मतलब होता है कि किसी भी अणु में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनकी प्रतिशत मात्राएं कितनी कितनी हैं। तो पहले हमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी पड़ती है। तो प्रतिशत मात्रा क्या होती है कि किसी 100 ग्राम यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की ग्राम में मात्रा को उस तत्व की प्रतिशत मात्रा कहते हैं, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं ये बात करती हूँ कि मेरे पास है CO2 में 12 +
32 बराबर 44 बाहर भाग है। तो मैं ये कह रही हूँ कि 44 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा कितनी है 12 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितनी होगी 12/44। तो 100 ग्राम में कितनी होगी 12/44 गुणा 100। ठीक है ना। तो ये कार्बन का प्रतिशत आ गया। कैसे निकाला मैंने ये सूत्र कैसे आया। 12 क्या था 12 था इस CO2 में कार्बन का कितना भार है। ठीक है बटे 44 क्या है 44 इसका मोलर द्रव्यमान है गुणा 100 कर दिया क्योंकि 100 ग्राम में हमको मात्रा निकालनी है। ठीक है ना। तो ये हो गया अवयव का भार यौगिक में बटे मोलर द्रव्यमान गुणा 100। तो प्रतिशत मात्रा का सूत्र आ गया अपना कि किसी अवयव की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में अवयव का भार बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है ना। तो इस तरह से हम सभी जितने भी अवयव होंगे किसी भी यौगिक में उनकी प्रतिशत मात्राएं ज्ञात कर लेंगे और उन प्रतिशत मात्राओं को प्रदर्शित करना ही प्रतिशत संघटन कहलाता है। ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि CH4 का प्रतिशत संगठन क्या होगा। CH4 का मोलर द्रव्यमान क्या हो गया कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का होता है 12 हाइड्रोजन का होता है 1.008। हम एक से भी इसको कर सकते हैं एक ही बात है। 4 हाइड्रोजन है इनको सम किया तो 16.032 ग्राम आ गया। इसमें कार्बन का कितना हिस्सा है 12 हाइड्रोजन का कितना हिस्सा है 4.032। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर हो गया 12/16.032 गुणा 100। ये आ गया 74.85। इसी प्रकार हाइड्रोजन की मात्रा निकालनी है। दो तरीके हैं हाइड्रोजन की मात्रा निकालने की। या तो इसको 100 में से माइनस कर दो क्योंकि कुल प्रतिशत तो 100 होता है ना। या हाइड्रोजन का भार बटे कुल भार यानी कि 4.032 बटे 16.032 बराबर आ गया 25.15%। समझ में आया। और देखते हैं ग्लूकोज में हमें ज्ञात करनी है प्रतिशत मात्राएं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6 यानी एक इसमें कार्बन है 6 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। तो पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालें। इसका मोलर द्रव्यमान आएगा 6 गुणा 12 12 गुणा 1 और 6 गुणा 16। ठीक है ना। ये कार्बन का द्रव्यमान आ गया ये हाइड्रोजन का आ गया और ये ऑक्सीजन का आ गया। इन सब का सम किया तो कुल मोलर द्रव्यमान आ गया। ठीक है ना। तो हम कार्बन का प्रतिशत निकालें तो कैसे निकालेंगे कार्बन का भार बटे मोलर द्रव्यमान गुणा 100। तो 72/180 गुणा 100 40% आ गया। हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का भार कितना है इसमें 12 कितने में से 180 में से। तो 12/180 गुणा 100 ये आ गया 6.67%। ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है तो दो तरीके हैं। या तो हम 40 + 6.67 यानी कि 46.67 को 100 में से माइनस कर दें या ऑक्सीजन का भार बटे कुल भार यानी गुणा 100 यानी कि 96/180 गुणा 100। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आ गया 53.33%। तो हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज का प्रतिशत संगठन क्या है कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% और ऑक्सीजन 53.33%। क्लियर। इसी तरह KClO3 का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। KClO3 का मूल द्रव्यमान ज्ञात करें तो इसमें एक क्लोरीन है एक पोटेशियम है और 3 ऑक्सीजन है। तो एक पोटेशियम का 39 एक क्लोरीन का 35.5 3 ऑक्सीजन का 3 गुणा 16 यानी कि 48। ये इनके भार मात्राएं आ गए और कुल भार हो गया इसका 122.5 एक मोल का द्रव्यमान हो गया। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा हो गई कार्बन का भार बटे कुल भार यानी 39/122.5 गुणा 100 ये आ गया 31.83। क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा बराबर 35.5 बटे 122.5 गुणा 100 यानी कि 28.97। और प्राप्त मात्रा ऑक्सीजन की चाहे तो इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दें या ऑक्सीजन का भार 48/122.5 गुणा 100 बराबर 39.20। समझ में आ गया। इस तरह से हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रतिशत मात्रा की सहायता से हम ज्ञात करेंगे मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। ठीक है ना। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो भी प्रतिशत मात्रा दी गई है उसमें परमाणु भार का भाग लगाते हैं। देखो उदाहरण से लेके चलेंगे हम एक एक करके स्टेप। हमें देखो क्वेश्चन दिया गया है कि कॉपर के क्लोराइड के एक नमूने में कॉपर और क्लोरीन की प्रतिशत मात्राएं 47.3 और 52.7% हैं। तो कॉपर क्लोराइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करना है हमें तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भार से भाग लगाते हैं जिससे तत्व के मोलों की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। देखो सारणी रूप में करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। यहाँ देखो मैंने कितने तत्व हैं इसमें कॉपर और क्लोरीन तो 2 तत्व हैं उनके लिख दिए हमने इनके प्रतीक। ठीक है। क्योंकि सूत्र बनाने के लिए हमें इनके प्रतीकों की आवश्यकता होगी। फिर इनकी प्रतिशत मात्राएं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं वो लिख दी। फिर हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनकी जो प्रतिशत मात्राएं दी हुई हैं उनको उनके परमाणु भार से भाग लगाना है। इसका परमाणु भार होता है 63.5 इसका परमाणु भार होता है 35.5। तो इनकी जो प्रतिशत मात्रा है इनके परमाणु भारों से भाग लगा लिया तो हमें इनकी मोलों की संख्या प्राप्त हो गई।
ठीक है ना। फिर इन मोलों की संख्या जो प्राप्त हुई है इसमें जो छोटी संख्या हो, जैसे यहाँ हमें दो संख्याएं मिल रही हैं 0.47 और 1.48, इनमें छोटी संख्या कौन सी है 0.47। तो इनमें छोटी संख्या का भाग, सबसे छोटी जो भी संख्या होगी उसका भाग इन सभी मूलों की संख्या में लगाते हैं। ठीक है ना, सभी मूलों की संख्या में लगाते हैं। तो यहाँ देखो हमने 0.4774 का भाग दोनों में लगा दिया, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2। यही वास्तव में इनका सरल अनुपात है कि कॉपर 1 और क्लोरीन 2 अनुपात में यहाँ पर उपस्थित है। और मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र में इनका अनुपात होता है। तो Cu और Cl का अनुपात क्या हो गया 1:2। तो मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया CuCl2। समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मूलों की संख्या प्राप्त की। फिर स्टेप 1 में प्राप्त परिणाम में सबसे छोटे परिणाम से भाग देकर आपेक्षिक संख्या प्राप्त करते हैं, जो हमने यहाँ किया था कि यहाँ 0.47 का भाग हमने इन दोनों संख्याओं में लगा दिया था। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपेक्षिक संख्या ही तत्वों के अनुपात को दर्शाता है, लेकिन यदि आपेक्षिक संख्या भिन्नांक हो तो हमें उन्हें राउंड ऑफ भी करना पड़ता है। अगर ये पूरी 1 या 2 ना हो के मान लीजिए 1.33 या 1.29 इस तरह से कुछ होती तो हमें उनको राउंड ऑफ भी करना पड़ता है। ठीक है ना। फिर तत्व के मूल अनुपात की सहायता से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं, और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करके मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक तो बात हो गई मूलानुपाती सूत्र भार की। अब हमें इससे अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में आएंगे हम कि यौगिक का जो भी अणुभार दिया हुआ होगा, अणुभार हमें हमेशा दिया हुआ होगा, उस अणुभार को हम मूलानुपाती सूत्र के भार से भाग लगाते हैं। ठीक है ना, अभी बताया था जैसे मैंने आपको। तो वहाँ में एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी n बराबर क्या होगा अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। फिर यहाँ ये जो n संख्या मिल जाएगी, इस n को हम इसके मूलानुपाती सूत्र से गुणा करके अणुसूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इस तरह की सारणी हम बना लेते हैं। इसमें क्रम संख्या कितने तत्व हैं हमें 1 2 3 जितनी भी तत्व हो उस यौगिक में तत्वों के प्रतीक लिखेंगे, क्योंकि सूत्र के लिए हमें प्रतीक की आवश्यकता होती है। फिर उनकी प्रतिशत मात्राएं लिख देते हैं, सवाल में हमें जो दी हुई होती हैं। मूलों की संख्या निकालने के लिए उनकी प्रतिशत मात्राओं में इनकी परमाणु भार का भाग लगाते हैं, यानी कि प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार। ठीक है ना। फिर यहाँ मूलों की संख्या जो न्यूनतम संख्या होगी, न्यूनतम परिणाम जो भी होगा उसका हम सभी मूलों की संख्याओं में भाग लगाकर अनुपात ज्ञात करते हैं। अगर ये पूर्णानुपात नहीं है या सरल अनुपात नहीं है तो उसको राउंड ऑफ करके सरल अनुपात भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल में देखते हैं हम। ठीक है, देखिए कि एक यौगिक में हमें 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन प्राप्त हुई। तो उनका अणुसूत्र का भार अगर 98.96 ग्राम हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करो। ठीक है, क्या क्या चीज़ मिली हमें, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। तो हमने हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन लिख दी। इनकी प्रतिशत मात्राएं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं वो लिख दी। फिर इनमें इनके भारों का भाग लगा दिया। हाइड्रोजन का भार होता है 1.008, इसको भाग लगा दिया। 24.27 को भाग लगाया कार्बन के भार से जो होता है 12। 71.65 को भाग लगाया क्लोरीन से जो होता है 35.5। तो हमें यहाँ मिलता है 4.04, यहाँ मिलता है 2.02, यहाँ पर मिलता है 2.02। इनमें छोटी संख्या कौन सी है, दोनों बराबर हैं। तो इनमें से किसी भी एक संख्या का इन तीनों में भाग लगाएंगे। भाग सब में एक ही संख्या का लगेगा, तो इन सब में भाग लगाया तो हमें अनुपात मिल गया 2:1:1 जो पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। तो यही इनके सरल अनुपात को दर्शाएगा। तो हमें मिल गया C/H/Cl का क्या हो गया 1:2:1। ठीक है ना। कार्बन 2 अनुपात में है, 1 अनुपात में है, हाइड्रोजन 2 अनुपात में है और क्लोरीन 1 अनुपात में। तो मूलानुपाती सूत्र बन गया अपना CH2Cl। अब इसका सूत्र भार ज्ञात कर लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार क्या हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 2.016 क्योंकि एक का था 1.008। ठीक है, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ा तो आ गया 49.516। अब हमें अणुभार दे रखा है यहाँ 98.96, तो हम n निकाल लेते हैं, है ना। n निकालेंगे तो अणुभार यानी 98.96 बटे मूलानुपाती सूत्र भार यानी 49.516, ये आ गया 2। तो इस 2 का गुणा हम इसमें कर दें मूलानुपाती सूत्र में, 2 गुणा मूलानुपाती सूत्र, तो अपना अणुसूत्र आ गया C2H4Cl2। समझ में आ गया ना, क्लियर। एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। देखो किसी कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, हाइड्रोजन का 6.67% और शेष मात्रा ऑक्सीजन की है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार 180 ग्राम प्रति मोल हो तो उसका मूलानुपाती और अणुसूत्र ज्ञात करो। सारणी बना ली। 3 तत्व हैं
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का दे रखा है 40%, हाइड्रोजन का दे रखा है 6.67%। शेष मात्रा ऑक्सीजन की है, यानी इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया 46.67, 100 में से घटा दें तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आ गया। फिर इनकी मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए इनकी प्रतिशत मात्राओं में इनके परमाणु भारों का भाग लगाएंगे। इसका परमाणु भार 12, इसका 1 और इसका 16, भाग लगा दिए। ये इनके मोलों की संख्या आ गई। इनमें मोलों की संख्या 3.33 यहाँ और यहाँ दोनों बराबर हैं, छोटी है तो 3.33 का भाग हम तीनों में लगाएंगे तो हमें अनुपात मिल गया 1:2:1। ठीक है ना। तो 1:2:1 से हमें मूलानुपाती सूत्र मिल गया यहाँ पर CH2O, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब इसका मूलानुपाती सूत्र बाहर निकाल लिया हमने। मूलानुपाती सूत्र बाहर निकाला तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 में हो गया 30। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसका अणुभार कितना है, दे रखा है हमको 180। ठीक है ना। तो 180 से हमने 30 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 6, यानी पूर्णांक संख्या में कितनी आ गई 6। अब इस 6 को हम मूलानुपाती सूत्र से गुणा कर दें, क्योंकि अणुसूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र, 6 गुणा CH2, तो अपना अणुसूत्र आ गया C6H12O6, यानी ये अणु किसका है, ग्लूकोज का अणु है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको करना है ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया या नहीं आया। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में 30.43% नाइट्रोजन है। यदि ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 92 हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो। ठीक है ना। यहाँ आपको मोलर द्रव्यमान दे रखा है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा दे रखी है, और क्या चीज़ है इस यौगिक में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपको दे दी है 30.43, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आपको निकालनी है 100 में से माइनस करके। ठीक है ना। दो तत्व हो गए N और O, प्रतिशत मात्राएं, फिर ऐसी ही सारणी बनानी है आपको, एक जगह N आ जाएगा, एक जगह O आ जाएगा, एक प्रतिशत मात्राएं आ जाएंगी। फिर परमाणु भारों का भाग लगाकर आपको मोलों की संख्या निकालनी है। जो भी मोलों की संख्या है जिसमें से छोटी का दोनों में भाग लगाकर आपेक्षिक संख्या निकालनी है। फिर इनका अनुपात निकालना है, अनुपात निकालकर मूलानुपाती सूत्र निकालना है, मूलानुपाती सूत्र निकालकर मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है। फिर अणुभार दिया हुआ है, अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार का भाग लगाकर आपको एक n यानी पूर्णांक संख्या निकालनी है, और इस n का मूलानुपाती सूत्र में गुणा करके अणुसूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।